बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जागो पाकिस्तानियों जागो, इससे पहले कि आपके हाथ से सब कुछ निकल जाए। जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है, हम उस पर सिर्फ बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ जा रही है, पाकिस्तान किस तरह डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कौन किसको नवाज रहा है और ताजिर बिरादरी इस टाइम क्या कह रही है। और आखिर में हम बात करेंगे एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मसले पर जो पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। तो जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। स्टेट बैंक के पास जो ज़राए मुबादला ज़खायर हैं वो 5.8 बिलियन डॉलर की कम तरीन सतह पर आ गए, जो कि पाकिस्तान के दरामदाती मामलात के लिहाज से एक इंतहाई संगीन और ख़तरनाक सूरत हाल है। और अब तजारती बैंकों के पास भी 5.8 बिलियन डॉलर हैं। पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में 11.4 बिलियन डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक वो सिर्फ 3 हफ्तों तक की दरामदात के लिए हैं। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान इस टाइम बहुत संगीन सूरत हाल से गुजर रहा है। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, उनकी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसमें तो कोई शक नहीं कि इनके आने से, इनकी वजह से जो पाकिस्तान की मईशत इस टाइम तबाह हुई है वो आपके सामने है। पाकिस्तान की जो महंगाई की सूरत हाल है, इससे अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी और जो महंगाई है वो दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। अब हालात ये आ गए हैं दोस्तों कि कराची पोर्ट पे हज़ारों की तादाद में शिप कंटेनर्स रुके हुए हैं और अब उनको छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी बैंकों में पैसे नहीं हैं, क्योंकि बैंकों ने गैर मुल्की ज़राए मुबादला ज़खायर को छुड़ाने के लिए ज़मानत देने से भी इनकार कर दिया है। तो सब इन हालात को देखते हुए तो किसी का भी पारा हाई हो सकता है, और इन सब मामलात को देखते हुए ताजिर बिरादरी का जो पारा है वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो ताजिर बिरादरी अब फट पड़ी है। अब उनका कहना है कि इन्होंने जो है डंप हुए हुए हैं, उस पर डैमेज और डिटेंशन की मद में अरबों डॉलर बाहर जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से हमने गुजारिश की, हमने कोशिश की कि सालदार साहब से हमारी मीटिंग हो सके, उनसे मुलाकात हो सके, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है आम आवाम से मिलने के लिए। इस वक्त बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास, स्टेट बैंक किसी हालत में भी इनको डॉलर नहीं दे रहा है। और कमर्शियल बैंकों ने हमें साफ तौर पे कह दिया है कि आप कारोबार बंद कर दें, आप हमारे बैंकों से पैसा भी उठाना चाहें आप पैसा उठा लें। आज आप देख लें जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, किस सेक्टर से हो रहे हैं। आपने नई इंडस्ट्रीज नहीं लगने दी, नया कारोबार आपका रुक गया, इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हैं। अगर हमारी दुकानें भी बंद हो गई तो आप सोचिए कि आपके पास बेरोजगारी का कितना बड़ा सैलाब आएगा। दोस्तों, अब ये लोग आवाम में जाने के काबिल तो रहे नहीं। इनकी जो रिपोर्टेशन है वो आवाम के सामने तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अब हुकूमत अपनी घटिया पॉलिसी की वजह से जो मामलात कर रही है वो इंतहाई संगीन है। ज़राए के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि 40 से 45 लाख पाकिस्तानी बेरोज़गार हो सकते हैं इनकी पॉलिसी की वजह से। दोस्तों, बहुत सी कंपनियां तो पहले ही बंद हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर इसहाक डार साहब जो हैं वो अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय सारा मलबा पीटीआई हुकूमत पे ही डाल रहे हैं। आई वुड से कि पीटीआई जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी, मिसरिप्रेजेंटेटिव थी, और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे। कंपैरिजन जो थे वो फैक्चुअली कई जगह भी इनकरेक्ट थे। ये पीटीआई का सारा गेम किया हुआ है और हमें भुगतना पड़ रहा है। अब अपनी गलती कौन तस्लीम करता है? कभी चोर ने ये कहा है कि मैंने चोरी की है। अब इन लोगों ने 1100 अरब रुपए की करप्शन करके सारे केस ख़त्म करवा लिए और इलेक्शन भी नहीं करवा रहे, क्योंकि ये जानते हैं अगर हमने इलेक्शन करवाए तो सच सामने आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा अपनी पाकिस्तानी आवाम को, और ये मेरा मैसेज तमाम दुनिया के लिए है। एक बादशाह था, वो अपनी रियायत से बहुत ज़्यादा तंग था, क्योंकि हर बात पे उसकी रियायत सर झुकाती थी। कभी भी बादशाह की कोई गलत या सही बात वो ये नहीं कहती थी कि बादशाह ये गलत है या ये सही है। बादशाह गलत भी करता था तो रियायत कहती थी सही है, बादशाह सही भी करता था तो रियायत कहती थी सही है। एक दिन बादशाह ने अपने वज़ीर को बुलाया और कहा कि मैं अपनी रियायत का इम्तहान लेना चाहता हूँ कि देखता हूँ कि वो मेरी बात को मना करती है या नहीं, सर झुकाती है कि नहीं। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि तुम जो दाखिली रास्ते हैं उन सबको बंद करके एक रास्ता खोल दो, देखते हैं कि इस पर आवाम क्या कहती है। वज़ीर ने ऐसा ही किया, मगर आवाम जो थी उस एक ही रास्ते को गनीमत जान के निकलने लग गई। बादशाह ने फिर ये कहा कि इस एक रास्ते पर एक पहरेदार वहाँ पे खड़ा करवा दिया और कहा कि जो भी इस रास्ते से निकले उसको एक एक जूता मारो। तो पहरेदार ने यही किया। जब आवाम वहाँ से गुजरे, जो पहरेदार था वो एक एक जूता हर शख्स को मारता और आवाम एक जूता खाती और वहाँ से गेट से निकल जाती। बादशाह ने देखा कि ये आवाम तो अभी भी कुछ नहीं कह रही। बादशाह ने कहा कि काम करो, अब इनको 2-2 जूते मारो। जो पहरेदार था उसने वही हुक्म माना बादशाह का और आवाम को 2 जूते मारना शुरू हो गया। जो भी उस गेट से निकलता उस शख्स को 2 जूते पड़ते। इस पे भी आवाम ने कुछ नहीं कहा,
लेकिन कुछ दिन के बाद सारी आवाम मिलके बादशाह के महल में खड़ी हो गई और बादशाह को बुलाया गया। बादशाह था वो खुश हो गया। बादशाह ने कहा कि यकीनन आज मेरी कौम जाग गई और वो आज मुझ पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन करेगी। हम इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जब बादशाह अपनी मसरत पे आके बैठा और बादशाह ने अपनी आवाम से पूछा, बादशाह अंदर अंदर खुश हो रहा था कि आज मैं मतलब मेरी आवाम जो है वो जाग गई है। लेकिन जब आवाम ने जो मैसेज दिया तो बादशाह उससे मायूस हो गया। आवाम का कहना यह था कि बादशाह सलामत, जो आपने पहरेदार एक रखा हुआ है और वो हमें 2 जूते मारता है तो हमें जॉब पे जाने में देर हो जाती है, तो लिहाजा मेहरबानी करके आप पहरेदारों की तादाद को बढ़ाएं ताकि हमें जल्दी जल्दी जूते पड़ें और हम अपनी नौकरियों पे जाएं। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आप समझ सकते हो कि हम लोग क्या हैं और हमारी जो हुक्मरान हैं ये क्या हैं। अब खबर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नवाजने की अगर हम बात करें तो मरियम नवाज को अपनी पार्टी खूब नवाज रही है, क्योंकि वो अपनी पार्टी है, अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को दे। इससे पहले मैं अपनी वीडियो में ये बता चुका हूँ। अब अगर मरियम नवाज एक छोटी सी सर्जरी के लिए लंदन जा सकती हैं तो क्या वही सर्जरी पाकिस्तान में नहीं हो सकती? क्या वही रकम जो बरतानिया में खर्च हो रही है, जो बाहर मुल्क में खर्च हो रही है, वही रकम पाकिस्तान में खर्च नहीं हो सकती? लेकिन चोचले ख़त्म नहीं होते। अगर दोस्तों हम बात करें आर्मी चीफ साहब की, तो इस हुकूमत ने फिर से उनको एक नई ड्यूटी पे लगा दिया है कि उनके हाथ में कशकोल पकड़ा के दोबारा से भेज दिया सऊदी अरब, करीबी दोस्ती ममालिक में। आप जाएं, खुदारा हम डूब रहे हैं और आप मांग के लेकर आएँ। दोस्तों, क्या आर्मी चीफ का काम यही रह गया है कि वो सिर्फ कशकोल लेके बाहर इन लोगों के लिए मदद मांगता फिरे? क्या आर्मी चीफ का काम या आर्मी का काम बॉर्डर संभालना नहीं, मुल्क की सरहदों को संभालना नहीं, मुल्क का दिफा नहीं करना? क्या आर्मी चीफ का यही काम है? अगर फिर ये कहा जाए कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासत में इन्वॉल्व है तो मेरा यहाँ तक ख्याल है कि बात गलत साबित नहीं होगी, क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट को ही सारा काम करना है तो फिर इन सियासतदानों की क्या ज़रूरत है? इस इस्टेब्लिशमेंट को फिर ये चाहिए कि इन सियासतदानों को लात मारे और ख़ुद इस मुल्क की बागडोर को संभाले, क्योंकि जब सारे काम आर्मी चीफ ने ही करना है तो इस हुकूमत का क्या काम? ऐसे सियासतदानों की क्या ज़रूरत है हमें? क्या ये सियासतदान सिर्फ करप्शन करने के लिए हैं? क्या ये जो हमारी सियासतदान है ये सिर्फ पैसा बटोरने के लिए हैं, आवाम के ऊपर जुल्म करने के लिए हैं? जैसे मैंने एक मिसाल दी अभी आपको। दोस्तों, जहाँ पे मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हमारे मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है, वहीं पर इस मुल्क में लोगों को नवाजा जा। अब एहतसाब अदालत ने भी जो इसाक डार साहब के असासे थे, जो 2017 में PTI गवर्नमेंट ने उनके मुंजमद करवाए थे, अब इस हुकूमत में उनको सारे रिलीफ मिल गए। उनके घर, उनके सारे बैंक अकाउंट, सारे जो है वो वापस उनको दे दिए गए। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जब जब तबाह बर्बादी के दहाने पे आया है, नून लीगी जो लोग हैं उन सब को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये मुल्क कायद-ए-आज़म ने नहीं बनाया, ये मुल्क लियाकत अली ख़ान या और बुज़ुर्गान दीन की कोशिशों से नहीं बना। ये मुल्क जो बना है वो इन जैसे चोर डाकुओं की वजह से बना है, क्योंकि यही राज कर रहे हैं। वरना जो मुल्क जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद पाकिस्तान में अभी तक कहीं भी किसी भी सूरत में नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों, यहाँ पे इमरान रियाज साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है कि PDM हुकूमत बनाने का मकसद क्या था, रिजीम चेंज क्यों हुआ, इनके पीछे की कहानी क्या है, जानते हैं। तो बड़ी हौलनाक खबरें हैं, ये आप सुन लें। शीरी मदारी साहबा कह रही हैं कि हालिया दहशतगर्दी अमेरिका को अड्डे देने का बहाना है, और उन्होंने ये शक जाहिर किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मौजूदा लहर अमेरिका को खित्ते में वापस लाने और फौजी अड्डे देने की एक कोशिश है। और उन्होंने ये बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर के मुतालिक सवाल जब उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जानबूझकर अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है ताकि अमेरिका को फौजी अड्डे दिए जा सकें। जो रजीम चेंज हुई इसमें एक मामला अमेरिका की मौजूदगी और अड्डों का था, तो ये अब बहाना मिल रहा है कि कोई और चीज़ तो चली नहीं, क्योंकि इमरान खान का बयानिया आज़ादी का आया, गुलामी नहीं आज़ादी, तो वो अमेरिका को अड्डे देने का जो रजीम चेंज का एक मकसद था वो नहीं हो सका, क्योंकि लोग उस तरफ चल पड़े थे। तो ये सारा किया जा रहा है एक मकसद के लिए। मुझे शक है जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं तो अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाएगा, अफ़गानिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाएगा और अमेरिका को अड्डे देने के लिए एक रास्ता निकाला जाएगा। सोची समझी पॉलिसी के तहत ये शीरी मज़ारी साहबा ने कहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ आई हो, जो मैंने आपको मैसेज दिए हैं। ये कोई आम बात नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी आवाम को कैसा होना चाहिए। अल्लाह करे कि मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। अगर आपको मेरी बात या मेरा मैसेज आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि खुदारा अब जागें। 2023 आ गया है। जब 2020 था तो ये कहा जाता था 2021 में हम कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन हमने कदम तो बहुत दूर की बात है 2021 के अंदर अपनी निगाह तक नहीं दौड़ाई। दुनिया चांद पे जा रही है और हम ज़मीन के नीचे जा रहे हैं। हम पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं। अभी भी हमारे मुल्क में बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग मौजूद हैं, लेकिन जब तक हमारे मुल्क में चापलूसी ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमारे मुल्क में उठाओगिरी ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमारे मुल्क में एक दूसरे की चोचलेबाजी ख़त्म नहीं होगी, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। चाहे आप टेक्नोलॉजी में ले लें, चाहे हम एजुकेशन में ले लें, हम किसी भी फील्ड में ले लें, हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें सोचना पड़ेगा हमारी आने वाली नस्लों को हमें क्या ट्रांसफ़र करना है। हमें अभी से सोचना पड़ेगा, क्या ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के लिए बना था? क्या ये मुल्क तरक्की होने के लिए नहीं बना था? हम बात तो करते हैं कि हम भारत से आगे हैं, हम भारत से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। कोई एक शख्स ये बता दे कि हम भारत से किस तरह आगे हैं। हम भारत से तो बहुत दूर की बात है, हम बांग्लादेश से भी बहुत पीछे हैं। तो लिहाजा हमें अपने गिरेमानों में झांकने की सख्त ज़रूरत है। हमें अपने बारे में सख्त सोचने की ज़रूरत है। क्या जो हम इनको वोट देते हैं इसका भी जवाब हमें अल्लाह की अदालत में देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह हमसे पूछेगा कि तुमने ही चुने थे ये बंदे, तो हम उस वक्त क्या जवाब देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो लंबी हो गई हो तो उसके लिए माजरत। अभी के लिए बस इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।